हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल। आई एम शिवम चतुर्वेदी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसके जरिए पहुंचे थे? पहुंचे थे हम कैथोड रे ट्यूब के जरिए। किसने पहुंचाया था? जे थॉमसन ने। ठीक। और उसके बाद हम एनोड रे ट्यूब पर पहुंचे थे, जिसके जरिए हम पहुंचे थे प्रोटॉन की डिस्कवरी तक। ठीक है। किसने पहुंचाया था? गोल्डस्टीन ने लेकर आए थे हमारी एनोड रे, और उसको नाम दे दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। ये हम बताना भूल गए थे पिछले वाले वीडियो में कि उसका नाम दिया था जो प्रोटॉन, वो दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी। कौन सा है तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल? जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ना है हमें। अब और ये हमारी डिस्कवर हुई कब? 1932 में। अब आप पूछोगे कि इतने लेट क्यों डिस्कवर हुई? वो तो हो गए 1897, 1896। ठीक है। तो इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम इसलिए लग रहा है कि देखा था हमने वहां पर कि जो ये थी हमारी कैथोड रे ट्यूब थी, इसको हमने पता कैसे किया था कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है? इसलिए ऐसे पता किया था कि हमने एक और बैटरी का सेटअप लगा दिया था ऊपर नीचे। अब जो बैटरी का सेटअप लगाया था तो जो पॉजिटिव चार्जेस, मतलब ये जो हमारा एनोड था ऊपर लगा था, इसके पहले वीडियो में देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर विजुलाइज भी होगा। अभी कहिए तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी कैथोड रे ट्यूब थी। ठीक, ऐसी कैथोड रे ट्यूब थी। यहाँ से जा रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन और इस तरफ से आ रहे थे H पॉजिटिव आयन। ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आ रहे थे H पॉजिटिव आयन। तो हम ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये लगाया था पूरे में। यहाँ पर भी बैटरी लगी थी, यहाँ पर ये बैटरी लगी थी। ठीक, ये एनोड था, ये कैथोड था। अब जा रहा था यहाँ पर, ये था पॉजिटिव एनोड, ये था माइनस कैथोड। ठीक है। अब हमने इसको एक और बैटरी लगाई थी इसके अक्रॉस, इसमें था ये एनोड और ये था कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो रहा था? ये डिफ्लेक्शन हो रहा था इस तरफ। ठीक है। और जो H पॉजिटिव आयन आ रहे थे तो उनका डिफ्लेक्शन किस तरफ होने लगा? H पॉजिटिव आयन इस तरफ जा रहे थे, किस तरफ? कैथोड की तरफ। तो ये इस तरफ मुड़ने लगे। तो हम समझ गए कि ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या था हमारा? नेगेटिव। और ये क्या था हमारा? प्रोटॉन। ये पॉजिटिव चार्ज जो था रदरफोर्ड ने जिसका नाम दिया H पॉजिटिव आयन का, जो H पॉजिटिव आयन यानी कि एक प्रोटॉन, उसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। ये हम कैसे जान पाए थे? इनके डिफ्लेक्शन के कारण। तो न्यूट्रॉन भैया नहीं हुआ डिफ्लेक्ट। अब क्यों नहीं हुआ डिफ्लेक्ट? क्योंकि वो न्यूट्रल था। न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन इसलिए पड़ा क्योंकि वो न्यूट्रल था, क्योंकि उसे छूने पर करंट हमको नहीं लगता था, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, यानी कि वो जीरो चार्ज का था। ठीक है। तो अब हमें ये पता कैसे चला कि न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन है ऐसे इसलिए पता चला कि मान लीजिए कि हमें पता चला कि जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एटम लिया, किसी ने हाइड्रोजन का एटम लिया, उसका मास था 1। हमें पता चला कि हाँ भाई उसके पास एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के एटम के पास। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कितना होता है मास? 9.1 इंटू 10⁻³ यानी कि ये किसके इस जैसे 1836 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाए तब एक प्रोटॉन का वजन बना पाएंगे वो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रोटॉन के सामने ये जितने भी लगा सको, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के सामने, ठीक, प्रोटॉन के मास के सामने इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। ठीक, अब ये हमने देखा कि भाई एक प्रोटॉन वाले का वजन कितना है? 1 है। ठीक है। हम लोग खुश हो गए कि जितने प्रोटॉन है उतने ही उसका वजन होता है। सब खुश, चारों तरफ खुशियां खुशियां का माहौल है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिया हमने ले लिया सोडियम, और यहाँ से हमारा मातम इन लोगों का स्टार्ट हो गया। कैसे? कि इनके पास थे सोडियम भैया के पास कितने? 11 प्रोटॉन। जब 11 प्रोटॉन थे और इसका वजन देखा कितना आया? 23। ये क्या है? यूनिट में आ रहा है, 23 यूनिट, 11 यूनिट। अब ये यूनिट क्या है ये भी देख लीजिए। यूनिट ये है, तो 1 यूनिट जैसे हम लोग टमाटर लेने जाते हैं बाजार में, उससे कहते हैं कि भैया 1 किलो टमाटर दे दो। तो वो टमाटर कैसे देता है कि एक तरफ वो तराजू रखता है, एक तरफ रखता है 1 किलो का बांट, दूसरी तरफ रखता है टमाटर कुछ। ठीक है। तो 8 या 9 टमाटर के बाद में
कभी कभार जब छोटे टमाटर होते हैं तो 15-16 भी हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो डिफ्लेक्शन होता है तराजू का ऐसे ऐसे होता है, वो बीच में आ जाता है। ठीक, जब बीच में आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि दोनों तरफ बराबर बराबर मास हो गया है। तो वो जो 1 किलो का बाट है वो क्या है, वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट किसके लिए, वेट को मेजर करने के लिए। अभी यहाँ पर वेट और मास इक्वल है, ये फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। ठीक है, वो उसको क्या, वेट को जब इक्वल करते हैं हम तराजू में, तो जिस तरह वो 1 किलो वाला बाट रखा हुआ है वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसे ही केमिस्ट्री वालों ने क्या कहा, केमिस्ट्री वालों ने कहा कि भैया ये जो कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम का 1/12 पार्ट, कार्बन एटम का जितना वजन होगा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम या C12 एटम। ठीक, C12 एटम। अभी ये C12 एटम क्या है भैया, तो कार्बन दो प्रकार के नेचर में पाए जाते हैं। एक कार्बन का वजन होता है कितना, 12, एक कार्बन का वजन होता है कितना, 14। तो ये जो 12 वाले हैं, बाद में बताएंगे कि आइसोटोप आइसोबार, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनका रिलेटिव अबंडेंस भी होता है। ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप वो कहलाता है जब एक ही प्रकार का एटम जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, वो नेचर में अलग अलग वजन के साथ में मिले। ठीक, तो जब वो नेचर में अलग अलग वजन के साथ में मिलेगा वो कहलाता है उसका आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस। तो ये हमारा C12 एटम नेचर में भी था पर्याप्त मात्रा में 75%। ये यदि मिलता था 75%, तो ये मिलता था हमारा कितना, ये मिलता था 25%। यदि नेचर में 100 कार्बन मिलेंगे तो 75 12 मास वाले मिलेंगे और 14 वो 25 मिलेंगे 14 मास वाले। ठीक है, तो जब ये वाला हमको मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, आप कह रहे होगे कि इसको ही क्यों स्टैंडर्ड लिए, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टिव थे। ठीक है, ये कार्बन हमारा सॉलिड सा है, बढ़िया काला काला सा। ठीक है, इसको रख लेते हैं हम। और हमने क्यों रखा है, केमिस्ट्री वालों ने रखा है। ठीक, अब आप उनसे जाके किसी से जाके, ये जो यूनिट सेट हो गई हमारी फंडामेंटल, अब किसी से जाके ये थोड़ी पूछने लगोगे कि 1 मीटर इतना ही होता है, आप ये कहने लगोगे 1 मीटर तो ये होता है, या ये कहने लगोगे कि ये 10 ग्राम है, नहीं भैया मैं तो कह दूंगी ये कितना, ये 100 ग्राम है। तो कैसे मानोगे कोई, एक कुछ यूनिट सेट की गई है ना, यूनिट सेट की गई है फंडामेंटल। तो वैसे ही एक यूनिट सेट की गई है कि 1 यूनिट मास जब हम एटम का मानेंगे, यानी कि ये जो रिलेटिव एटम है, रिलेटिव मास ऑफ एटम है, रिलेटिव मास ऑफ एटम या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा हमारा, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो कोई भी एटम का मास इसके कितने गुना है, इसके जितने गुना होगा वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक, तो ये जब हमने देखा तो इसका कार्बन 12 का वजन कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻26 kg। इसको हमने क्या लेना है, इसका 1/12 लेना है, तो इसमें भी 1/12 कर दिया, यानी कि 12 से इसको वो कर दिया। ठीक, जब इसको 12 से कर दिया तो इसका आंसर कितना आया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और यही था हमारा प्रोटॉन का वजन। ठीक, यही था हमारा प्रोटॉन का वजन, यही था हमारा हाइड्रोजन का वजन। तो पहले वाले में तो सब कहानी स्मूथ स्मूथ चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जब आए तो हमने देखा कि यार डबल भी हो गया, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को तो हम गिर नहीं रहे हैं, तो अंदर ऐसी क्या चीज है कि जो डबल तो डबल, 1 प्लस भी, मतलब 11 दूनी 22, 22 प्लस 1 बराबर 23। तो अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इसके मास को कंट्रीब्यूट कर रही है, किसके, एटम के मास को। तो साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया, तो बाद में पता चला कि अंदर एक न्यूट्रॉन भैया बैठे हुए थे, आराम से मस्त बैठे थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों भाई तू हमारे एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं आ रहा था, तो उसने कहा कि तुम लोग गधे हो। क्यों गधे, उसने कहा कि तुम लोग कैसे चेक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग डिफ्लेक्शन से चेक कर रहे थे। कैसे हो रहा था डिफ्लेक्शन, उन्होंने कहा कि डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा था कि यदि कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ मुड़ रहा था, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहा था। तो कहते यही तो तुम लोगों ने गलती कर दी। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर चार्ज ही नहीं है, लो आओ मुझे छू के देखो। तो छू के देखा साइंटिस्ट ने, कहने लगा करंट लगा क्या, करंट नहीं लगा। तो कहते बस तो फिर हो तुम गधे कि नहीं हो, तो उसने कहा हाँ भैया है गधे। तो फिर जो न्यूट्रॉन हमारा निकला वो उसके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। अब ये तो हमने जो कहानी बताई कि साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने छू के देखा और न्यूट्रॉन ने कहा कि हाँ भाई आजा, तुम लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अब इसकी सच सच में डिस्कवरी कैसे हुई वो देखते हैं हम। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी की तरफ। ठीक, रेडियो
एक्टिविटी। तो भैया रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी चीज होती है कि कोई जैसे मतलब मान लीजिए कोई एटम है, अब एटम अपनी तरफ से कुछ एनर्जी निकालने लगे। कैसी एनर्जी? ऐसी एनर्जी, इतनी भयानक एनर्जी कि ये जो हमारी स्किन है इसको भी वो पेनिट्रेट कर देगा। कैसे पेनिट्रेट करेगी बता रहे हैं हम अभी। तो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने से एनर्जी लगातार निकालते रहते हैं। एनर्जी कैसे हमको पता चले? कि वो रेडिएशंस निकालते रहते हैं। ठीक, किस प्रकार के रेडिएशंस होते हैं? वो होते हैं हमारे अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। ठीक, इस प्रकार की ये निकालते रहते हैं। अब हमें पता कैसे चला कि निकालते रहते हैं? पता इसलिए चला कि एक होती है एक्सरे। अब एक्सरे क्या होती है? एक्सरे एक इस प्रकार की आप एक ऐसी रे मान लीजिए कि जो एक ऐसी रे जा रही है, एक ऐसी वेव में रे जा रही है। ठीक, ये क्या है? ये है वेव, ये हो गई वेव। कोई चीज ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक, रे, कोई रे ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है। अब उस रे में इतनी एनर्जी है कि वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकती है। क्यों है एनर्जी? एनर्जी ये मान लीजिए, ये जो हमारा ये देख रहे हो आप, ये कहलाता है क्रेस्ट, ये कहलाता है ट्रफ। तो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट, यानी कि जो इसका अपर लिमिट और इसकी अपर लिमिट, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, या इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक, अभी हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पढ़ाएंगे तो ये वेवलेंथ, ये क्रेस्ट ट्रफ फिर से एक बार अच्छे से बताएंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो क्रेस्ट और ट्रफ होती है इसके बीच की दूरी क्या है? वेवलेंथ। अब जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी उतनी कम एनर्जी होगी। क्यों होगी? कि अब मान लीजिए ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि ये एक वेव है, अब रे जा रही है तो वेव के फॉर्म में ऐसी ऐसी जा रही है। ठीक, तो एक इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स निकल गए? एक पॉइंट ऐसा खड़ा हूं मैं, ये है मेरा पॉइंट, ये आ रही है वेव। ठीक, तो जब यहां से ये है आई वेव, ऐसी 1 2 1, ठीक, ये आई वेव, ऐसी कितनी वेव्स निकल रही हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। छोड़िए, बाद में पढ़ेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आराम से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि एक मोटा आदमी है, पतला आदमी है। ठीक है, मोटा आदमी ऐसे ऐसे जा रहा है और पतला आदमी भी ऐसे ऐसे जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि ज्यादा तेजी से कौन चलेगा, एनर्जी कितनी तेज लेके जाएगा। वो मोटा है, उसको पहले ऐसे उठना है, ठीक है, फिर नीचे गिरना है, फिर ऊपर उठना है, फिर नीचे गिरना है, ऐसे जाना है। पतले का क्या है? बहुत कम है उसका मास, बहुत ज्यादा कम है उसका मास, तो ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब तेज है, मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है। जब किसी के पास एनर्जी ज्यादा होगी, जब किसी के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो वो पेनिट्रेशन अच्छा करेगा। मान लीजिए कि मुझे सामने वाले को भेदना है, जाके उसमें होल करना है, तो मोटे को लेके ऐसे ऐसे जाऊंगा, तो उसकी जब वो उससे टकराएगा, जब मोटा ऐसे जाके टकराएगा उससे, ठीक, तो कितना ही फोर्स लगा पाएगा भाई? उसमें नहीं लगा पाएगा ना ज्यादा फोर्स। और जब ये आ रहा है पतला वाला भाई, उसका छोटा ऐसा 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 अच्छा तेजी से जा रहा है और उसमें ज्यादा फोर्स लगा देगा। जब ज्यादा फोर्स लगा देगा तो यानी कि उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसके पास फोर्स ज्यादा है, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। उसकी इसकी वेवलेंथ कितनी होती है एक्सरे की? एक्सरे की वेवलेंथ होती है, एक्सरे की 0.1 नैनोमीटर, यानी कि 1.1 अपॉन 10 टू दी पावर कितना? 10। अब 10 टू दी पावर 9 होता है हमारा नैनोमीटर। अब एक और कम है उसमें, ये, ठीक है, यानी कि 100 करोड़ गुणे 10, यानी कि 1000 करोड़। ठीक, अब हम 1 मीटर के, इतना मीटर है ये, 1 मीटर के 1000 टुकड़े करें, आपको देखेगी ये वेव? नहीं देखेगी। इसीलिए आपको लगती है कहाँ भाई वेव, मुझे नहीं दिख रही वेव। तो 1 मीटर के 1000 टुकड़े करने के बाद जब ये ऐसी ऐसी जा रही है, मेरा हाथ भी उसको नहीं मैच कर पा रहा, जब वो ऐसी ऐसी जा रही है तो वो पेनिट्रेट तेज करेगी। जब वो पेनिट्रेट तेज करेगी तो किसी भी चीज की वो वहां से इमेज लेकर आ जाएगी। मतलब मारा हमने उसको, ऐसे जाके पेनिट्रेट किया, ये आई एक्सरे। यहाँ पर अब लगी है सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? आपने पहले के जमाने में कैमरे वगैरह देखे होंगे। कैमरे में क्या होता था, एक भूतिया टाइप की रील आती थी पुराने जमाने में। कैसी रील आती थी? भूतिया टाइप की, कि जब हम कैमरे से फोटो खींचते थे और फिर उसको धुलवाते थे जाकर, तब जाकर वो हमारी सही फोटो आती थी। उसके पहले कैसी आती थी? काली काली थी। हम लोग उसमें नेगेटिव देखा कर, जिसको, हाँ, जिसको आप लोग कहते हैं नेगेटिव देखना। ठीक है, नेगेटिव लेके आ जाओ भैया, नेगेटिव लेके जा रहे हैं, उसको धुलवा कर लाएंगे उससे।
तो क्या होता था कि एक्सरे निकलती थी यहाँ से, एक्सरे गई और उस वो सिल्वर ब्रोमाइड की जो लेयर है लगी हुई है उसको जाके उसने उतनी जगह पर उसने पेनिट्रेट कर दिया। जब पेनिट्रेट कर दिया एक्सरे ने, यहाँ से निकली एक्सरे ने, जब वहां जाके पेनिट्रेट कर दिया तो हमारी इमेज बन गई, वहां पर इमेज बन गई तो हमने जाके धुलवा दिया। तो अब ये जो एक्सरे, इतना देर से मैं ये सब बकवास क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था, मान लीजिए कि जैसे यूरेनियम था, ठीक है, अब यूरेनियम था, यूरेनियम अब नेचुरली अकरिंग मतलब ऐसा तो है नहीं है, लेकिन फ्री स्टेट में तो पाया नहीं जाता है, एक सॉल्ट के फॉर्म में पाया गया, ठीक। अब हमने नमक रखा, नमक क्या है, NaCl। अब जब NaCl को रखा हमने, NaCl को रखा तो उस सिल्वर ब्रोमाइड जो थी उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन 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 जब हमने यूरेनियम का सॉल्ट रखा तो उसने सिल्वर ब्रोमाइड की वो जो लेयर थी उसमें ड्रामा कर दिया। कैसा ड्रामा कर दिया कि वो गया, ये रखी है सिल्वर ब्रोमाइड की, हमने पहले नमक रखा, कोई मतलब नहीं, नमक रखा उठा लिया, लेकिन जैसे ही हमने यूरेनियम का सॉल्ट रखा तो यहाँ से जो सिल्वर ब्रोमाइड की कुछ लेयर थी वो गायब हो गई। अब जब हमने इसको खेला तो यहाँ पर ये, जब हमने इसको खोला तो ये जो काला काला था उसमें से बीच में से कुछ, जितना वो यूरेनियम रखा था उतना कुछ सफेद सफेद सा बन गया, यानी कि वहां से वो लेयर गायब थी। हमने तो उसमें कुछ रिएक्शन कराया नहीं, तो वो जो मटेरियल, जो एलिमेंट, जो एटम था रेडियो एक्टिव था, यानी कि वो कंटिन्यूअसली इमिशन कर रहा था एनर्जी का। तो अब जब एनर्जी का वो एमिशन कर रहा था तो वो एमिशन इतना खतरनाक होता है कि जो हमारे किम जोंग उन है ना, उससे डरते हैं लोग। क्यों डरते हैं कि पता चला वो बीच में पागल हो जाता है और कहीं से भी जाके, पता चला जापान है, जापान के बगल से ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल निकाल दिया। अब उस न्यूक्लियर मिसाइल में क्या होता है कि वही जो रेडिएशन है ना रेडियो एक्टिव, वो छोड़ देते हैं। वही तो हमारा वहां पर जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी में यही हुआ था। कितनी ज्यादा इसकी वो होती है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट इसके इतने ज्यादा रहते हैं कि आज तक नागासाकी और हिरोशिमा के लोग झेल रहे हैं उसको। इसीलिए यूनाइटेड नेशन इसको बैन करेगा कि आप भाई कुछ भी कर लेना, लड़ाई लड़ना है बंदूकों से लड़ लो, तलवार से लड़ लो, बम फोड़ लो, बम फोड़ लो छोटे वाले, वो नहीं कि न्यूक्लियर बम जाके फोड़ जाए, ठीक। न्यूक्लियर बम जब आप फोड़ दोगे जाके तो पता चला वहां के 10,000 करोड़ लोग एक साथ खत्म हो गए, तो ऐसे में तो गलत है ना यार, इसलिए यूनाइटेड नेशन बंद किए हुए इसको, ठीक। तो अभी ये उस टाइम तक 1896 की बात हम कर रहे थे इतनी देर से। 1896 तक आ गए कौन, 1896 में आए हेनरी बेकुरल, बेकुरल और मैडम क्यूरी, ये आ गए, ठीक। इन्होंने कर दी रेडियो एक्टिविटी की खोज। कैसे कि भैया कुछ एटम्स ऐसे हैं जो लगातार एनर्जी एमिट कर रहे हैं। अब जब लगातार एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो और साइंटिस्ट लोग जो थे वो कहने लगे कि यार एक बात बताओ कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये एनर्जी छोड़ेंगे तो जो खालिद ने हिरोशिमा नागासाकी में इतने दूर दूर के लोगों को कर दिया तो हम तो मर जाएंगे यार। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एकदम से उसका रेडिएशन निकाला और गायब, गायब, कहानी खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो अब उसके लिए किया क्या जाए कि अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लीजिए कि हमें पता नहीं कि रेडियो एक्टिविटी है क्या है, हमें पता थोड़ी है कि यूरेनियम है या यूरेनियम के जैसे और कितने, मान लीजिए यूरेनियम कर रहा हो और कोई कर रहा हो, तो पता कैसे लगाएंगे। तो अगर एक्सपेरिमेंट किया तो मरेंगे कैंसर से, नहीं किया तो भूख से, बड़ी समस्या की बात है। अब इन सब के लिए एक व्यक्ति आया, इन सबको बचाने के लिए अंधेरी रातों में सुनसान राहों में एक शहंशाह आया, ठीक। शहंशाह का नाम था, अब रेडियो एक्टिविटी आपको आ गई होगी समझ में, अब चलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पर। अब आया एक व्यक्ति अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, ठीक। क्या नाम था उसका? जेम्स चैडविक। आया ये कब? 1932 के आसपास अब इसकी खोज होने वाली है न्यूट्रॉन की, ठीक। अब उसने कहा कि जैसे कोरोना वायरस है, उसको पता था कि कोरोना वायरस में जैसे हम लोग मास्क लगा लेते हैं वैसे ही यार तुम लोग भी कुछ लगा लो ऐसा। कैसा कि अगर वहां से मान लो कुछ निकले भी ना, निकलेगा क्या, ये अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल निकलेंगे। अब यदि ऐसा कुछ निकले वहां से तो हम लोग कुछ ऐसा मेटल वेटल लगा लो कि हमें नहीं लगे और अपने एक्सपेरिमेंट भी करते रहें, ठीक। लेकिन डायरेक्ट तो लगाएगा नहीं, पहले उस पर करेगा क्या, रिसर्च। तो रिसर्च करेगा ऐसा कि उसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल कहीं ना कहीं किससे सिमिलर है, वो है हीलियम के न्यूक्लियस से सिमिलर।
रुको, हीलियम की न्यूक्लियस से मिला। हीलियम क्या है? हीलियम हम 9th में पढ़ के आए हैं, इतना तो पढ़ के आए हैं कि हीलियम ये होता है 2, उसके पास प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 होता है उसका वजन। ठीक, ये है। और यही हमारा अल्फा। अल्फा पार्टिकल जब हम कहते हैं कि हीलियम के अल्फा पार्टिकल का क्या होता है कि 2 ये होता है, 2 प्रोटॉन रहते हैं उसके पास और 4 उसका वजन रहता है। तो यदि हम हीलियम के बाहर का जो आउटर मोस्ट शेल है, ये हमारा एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हीलियम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन हीलियम का घूम रहा है। यहाँ पर क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी होंगे, 2 न्यूट्रॉन भी होंगे, जिसके कारण उसका वजन ये हो रहा है। ठीक है, अब ये यही लेकर आ गया हीलियम का पार्ट, हीलियम का क्या आयन, हीलियम का +2 आयन लेकर आ गया। अब ये +2 आयन का मतलब क्या है कि हमने ये जो बाहर का इसका छिलका है ना इलेक्ट्रॉन का, वो बाहर निकाल दिया। जब हमने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या? ये इलेक्ट्रॉन का छिलका जब बाहर निकाल दिया, बचा ये पार्ट बचा, 2 प्रोटॉन, इसी के अंदर है न्यूट्रॉन। अब ये कैसे हम बताएंगे आपको और आगे जब हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। न्यूट्रॉन की खोज कैसे होगी उसके जब पढ़ने के लिए हम न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं, बताइए। ठीक है, तो ये वो आया लेकर, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो ये निकल रहे हैं। ये क्या है? हमारा अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है। ये हमारा बीटा पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज है। इसका क्या रहता है? ये इलेक्ट्रॉन के सिमिलर रहता है, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। कौन सा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और ये जो गामा रेडिएशन होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक। यानी कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मतलब कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, लेकिन ये होता है क्या? 0 चार्ज का। ठीक है, अब इसी गामा रे को हम पॉजिटिव चार्ज तब कह देते हैं जब ये अल्फा रे है, और नेगेटिव तब कह देते हैं जब ये बीटा रे है। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल हमने घबराना नहीं है, क्योंकि हमें ये पढ़ना ही नहीं है। हमें जो पढ़ना है उस पर हम जा रहे हैं, इस पर अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ दिखाने के लिए। तो सुनिए, क्या लिया उसने? एक ऐसा मेटल लेते हैं जिसको हम मास्क बनाते हैं, और ये हमने गामा रेडिएशन ले लिया। अब गामा रेडिएशन को उस मेटल से हिट कराएंगे, देखेंगे कि होता क्या है भाई साहब। तो मेटल कौन सा लिया? मेटल लिया उन्होंने बेरिलियम। ठीक, बेरिलियम का क्या है? 9 यूनिट है उसका मास और 4 यूनिट है उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि 4 है उसके पास प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन है और 9 है वो हमारा क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहाँ से? यूनिट वाला वो मैंने बता दिया, कार्बन का 1/12। इसको हमने किससे भिड़ाया? अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल से भिड़ाओ या हीलियम से भिड़ाओ? हीलियम के किससे भिड़ाओ? न्यूक्लियस से भिड़ाओ। क्यों भिड़ाओ? क्योंकि हीलियम के हमने बाहर का छिलका निकाल दिया। छिलके में क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। बाहर गए इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम +2 आयन जो हुआ, 2 आयन क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो बन गया वो क्या? हीलियम, ये 4। क्या? क्योंकि उसके वजन में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो है नेग्लिजिबल। ठीक, और 2 ये करा दिया भैया रिएक्शन। ठीक, जब रिएक्शन हो गया तो बना क्या? अब देखो, 4 2 6, हमने ये क्या लिया? बेरिलियम। हमने ये क्या लिया? हीलियम। अब बनेगा कोई एक नया व्यक्ति। नया व्यक्ति कौन होगा? कार्बन। इंटरेस्टिंग ना? बेरिलियम है, हीलियम है, बन रहा है कार्बन। कार्बन बन रहा है तो यानी कि कार्बन जब बन रहा है, हमने बेरिलियम और हीलियम को भिड़ा दिया। हीलियम का एक एटम लाए, उसके छिलके को निकाला, इलेक्ट्रॉन को निकाला, न्यूक्लियस लेकर आए, बेरिलियम मेटल से भिड़ा दिया। जब भिड़ा दिया, ये क्यों लेकर आए? क्योंकि ये इसका जो नेचर है वो अल्फा पार्टिकल के जैसा है। अल्फा पार्टिकल के जैसा है तो हमें करना क्या है? अल्फा पार्टिकल का हमें ये देखना है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम मास्क की चेकिंग कर रहे हैं ना, मास्क की चेकिंग की, ये मास्क में कितनी दम है, कोरोना में हमें कैंसर ना हो जाए उसके लिए मास्क है, जो मास्क है उसमें कितनी दम है, बचा पाएगा भैया? नहीं बचा पाएगा। तो देखो, हीलियम के +2 आयंस को बेरिलियम से भिड़ा दिया, निकला कार्बन। कार्बन का क्या होता है? 6 और 12। ठीक, ये कार्बन एटम निकला। अब देखो, 4 2 6 प्रोटॉन बराबर, वजन कितना होना चाहिए था? 9 + 4 कितना? 13 है कितना? 12 यूनिट।
अब भैया ये एक यूनिट गया किधर, साथ साथ में कुछ एनर्जी भी भयानक निकली। ये क्या है, ये विस्फोट, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन, हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो या इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे को आयोनिक बॉन्ड हो, वो कौन सा है, केमिकल रिएक्शन। जिसमें इलेक्ट्रॉन से हमको कोई मतलब ना हो, और किससे मतलब हो, न्यूक्लियस से। किससे मतलब हो, न्यूक्लियस से। जिसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिएक्ट करें उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, जो हमारी केमिस्ट्री में बाद में आप लोग पढ़ेंगे, 11th 12th में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, देखो साथ साथ में न्यूक्लियर रिएक्शन पर आ गए, ठीक। तो ये 9 4 13। तो अब ये जो निकला यहाँ से कुछ एनर्जी ऐसी ऐसी निकल रही थी, 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 कितनी भयानक एनर्जी निकल रही थी। साथ साथ में हमने पता लगाया कि एक यूनिट मास गया कहाँ, तो उस एक यूनिट मास का पता लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पर लगा दिया पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स वो चीज होती है कि कोई भी आपका पार्टिकल्स जा रहा हो जिसके पास मास हो, उसको वो क्या करेगी, उसमें अपने आप में एम्बेडेड कर लेगी। एम्बेडेड यानी कि अपने अंदर फंसा लेगी। जब अपने अंदर फंसा लेगी तो हमने जब बाद में चेक किया तो इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स मिले हमें। एक पार्टिकल मिला, जो उसके अंदर जो पार्टिकल मिला उसका वजन कितना था, उसका वजन तो था 1 यूनिट मास। जब हमने उसको तराजू में रखा, 1 यूनिट मास उसका वजन निकल आया। फिर हमने उसको छू कर देखा तो हमें करंट नहीं लगा, यानी कि उसके पास कोई चार्ज नहीं था भाई साहब। जब चार्ज नहीं था तो वो था जीरो चार्ज का। उसको नाम दे दिया इन्होंने न्यूट्रॉन, ठीक। जेम्स चैडविक ने की न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन आ गया हमारा। और न्यूट्रॉन हमने इस वाले रिएक्शन से देख लिया कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे होती है, ठीक है। ये हमने इतना देख लिया यार, अब और क्या बचा। हाँ, न्यूट्रॉन के बारे में ये कि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है जीरो। क्यों, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, ठीक। दूसरा कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो यदि हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो प्रोटॉन के इक्वल होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो क्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास की 1.67, 2 डेसिमल तक दोनों बराबर 1.67, ठीक। 1.67, अब ये है क्या 1.676 और ये यहाँ पर 4, ये क्या है प्रोटॉन, ये है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई बाई 24 kg और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई -27 kg। अब देखेंगे हम कि ये जो है हमारा और ये है, यहाँ तक तो सेम है और ये थोड़ा सा ज्यादा है 1 डेसिमल। इसी के कारण हमारा यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या था वो, ये जो हमारा सोडियम था 11Na23U, यानी कि ये वजन तो ये वजन साथ साथ में यदि बराबर होता तो ये दुगना 22 होता, ठीक। लेकिन 22 की जगह 23 इसलिए है क्योंकि ये भी तो साथ साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं, ये तीसरा डेसिमल भी बढ़ता चला जा रहा है। इस कारण से इसकी फाइनल वैल्यू में 1 यूनिट मास एक्स्ट्रा हो गया, ठीक। क्योंकि 11 प्रोटॉन के साथ साथ में 11 न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे, ठीक। तो इस कारण से ये जो हमारा प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज स्लाइटली लेस देन, सॉरी, मास ऑफ न्यूट्रॉन। आपको ये याद रखना है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से एग्जैक्ट वैल्यू में ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है, चार्ज जीरो होता है। कैसे आया, हमने न्यूट्रॉन का पता कैसे लगाया, जेम्स चैडविक ने रेडियो एक्टिविटी भी देख ली। इसके बाद वाले में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम शुरू करेंगे इसके बाद में एटॉमिक मॉडल्स। कौन से, थॉमसन, वो हम अगले बार में देखेंगे, थॉमसन, रदरफोर्ड, कौन सा क्वांटम मैकेनिकल और बोर मॉडल। यहाँ ये था हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल, तीनों हमारे फिनिश हो गए। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। थैंक यू सो मच।